हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स सीरियल इंग्लिश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 8। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और प्रीवियस ईयर भी किस साल का? 2022 का। ठीक, 2022 का। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 दिसंबर का चौथा सेट। मतलब हम 2 दिसंबर के 3 सेट कर चुके हैं। ठीक है, 1 दिसंबर के 4 सेट, 2 दिसंबर के 3 सेट कर चुके हैं। आज चौथा करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे कौन सा? 3 दिसंबर का। फिर 4th को हुआ नहीं था, 5 दिसंबर का। या शायद 3rd को नहीं हुआ था, 4 को हुआ था। जो भी होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, पेपर शायद 4 को नहीं हुआ था, 5 को हुआ था। 3 के बाद 5 मिल जाएगा आपको। ठीक, जो भी होगा, क्या करना है, जो भी जितने भी दिन हुआ होगा करेंगे हम लोग। तो PDF तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। ठीक है, ये तो रोज़ मैं पूछता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आपने लगाया होगा। ठीक है, कहाँ से मिला ये पता है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है इसमें? आपको पैसिव में बनाना है। पैसिव में किसको बनाना है? देखो लिखा हुआ कि पीपल स्पीक कैंटोनीज। ठीक है, पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। हांगकांग में जो लोग होते हैं वो कैंटोनीज भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। तो पीपल स्पीक, देखो पीपल क्या है भैया? पीपल प्लूरल नाउन है, और स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। पीपल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, और स्पीक क्या है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसकी पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या होगा? इज एम आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तरीका होता है। तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करना होगा हमको? किससे बनाना होगा? कैंटोनीज से। कैंटोनीज भाषा है तो कैंटोनीज पहले आएगा, चारों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें वाज, देखो इज एम आर है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगाना है, तो वाज तो हम काट ही देंगे, वाज लगेगा नहीं। ठीक है, ये वाज लिखा हुआ है, एक वाज ये कट गया, 2 बचे हुए हैं ना 2 बचे हैं। 2 में एक इज के साथ ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ इज के साथ बीइंग लगा हुआ है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बीइंग कैसे लाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो बीइंग लगता, तो ये बीइंग की भी टांग टूटी। अब हमारे पास बचा कौन सा? केवल एक ऑप्शन, सेकंड वाला, और ये 100% करेक्ट होगा, आपका आंसर होगा यही। ठीक है, समझ गए। और ये जो बाई पीपल लिखा है, बाई पीपल देख करके आप लालच मत करिएगा। बाई पीपल लगना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सारे के सारे लोग ऐसा बोलते हैं तो यू नीड नॉट मेंशन बाई पीपल। ठीक है, हाँ, अगर कुछ लोग बोल रहे होते, इफ अ फ्यू पीपल स्पीक, तब आपको लगाना पड़ता बाय अ फ्यू पीपल। लेकिन अब सारे लोग बोलते हैं ना, तो यू नीड नॉट यूज बाय पीपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनकरेक्टली स्पेल्ड ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब क्या होता है? डाउटफुल। तो इसकी स्पेलिंग तो ठीक है। अब ये स्पेलिंग ठीक है तो आंसर गलत होगा। नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही कुटिल टाइप का आदमी होता है। कुटिल जानते हो क्या होगा? कुटिल होगा तो बहुत धोखेबाज होगा, काइयाँ टाइप का आदमी होगा ना। फॉक्स समझ लो इसको। तो स्पेलिंग इसकी भी ठीक है। स्पेलिंग ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा। कंजूमेट। कंजूमेट ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये CONSU इतना तो होता है कंजू। मेट में जानते हो क्या होता है? मेट में डबल ATE होता है, कंजूमेट होगा। और कंजूमेट का मतलब क्या होता है जानते हो? कंजूमेट का मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये हो गया। कंजूमेट का मतलब किसी चीज को समाप्त करना, एंड करना। प्रोफेशनल स्पेलिंग करेक्ट है, स्पेलिंग करेक्ट है तो ये गलत। अच्छा, आपको इनकरेक्ट मिल तो गई, अब क्या करना है यार? ये कंजूमेट की स्पेलिंग गलत है, आपका आंसर 3 होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। करेक्ट ऑर्डर में लगाना है तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अब क्या करोगे? क्या लगाना होगा? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यहाँ लिखो द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 के प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस मतलब पूर्वानुमान है, वो रिफ्लेक्ट मतलब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं ग्रोइंग। ग्रोइंग के बाद नाउन आ जाएगा। ग्रोइंग, ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज। हाँ, ये हो सकता है। तो ये हो सकता है पी के बाद क्यों ठीक आ रहा है अभी। ठीक है, इशूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर।
तो ये एंड से कनेक्ट होने के बाद मुद्दा 1 मुद्दा 2 हो तो गया। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आर के बाद तो एस फिक्स हो जाएगा, आर के बाद ये है। इन्होंने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर का इम्पोर्टेंस किसमें, इमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब जो कोयला जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसमें से पोल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, तो उसको कम करने में न्यूक्लियर पावर का इंपॉर्टेंस। तो ये आर के साथ एस तो एकदम से बंधा हुआ है, बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहले देखते हैं कि आर एस किस में एक साथ है। इसमें आर एस एक साथ में है नहीं, इसमें है। इसमें आर एस है, रुक जाओ, इसमें आर एस एक साथ है, इसमें भी है आर एस एक साथ में, इसमें भी आर एस लास्ट में है, और इसमें भी लास्ट में है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, एक तो और कारण है ना, इनके बाद ये वर्ब की एनजी फॉर्म है, आर एस होगा। अच्छा आर एस होगा तो ये देखना है हमको कि आर में पहले क्या है, एंड है। ये एंड किससे कनेक्ट कर रहा है, एंड क्या पी से कनेक्ट कर रहा है। द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग क्या चीज, ग्रोइंग के बाद यही आएगा, ग्रोइंग रिकग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, पहले यही आएगा क्योंकि पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर है। तो एक रिपोर्ट आई है 2021 के प्रोजेक्शन की, इस रिपोर्ट में दिखाया क्या गया है, यहाँ तक लिखा है, दिखाया क्या, अब यहाँ से करेक्ट दिखाया क्या गया है के बाद ग्रोइंग क्या, ग्रोइंग रिकग्निशन। अब ग्रोइंग के बाद एंड लगा नहीं सकते हो, ग्रोइंग के बाद, अब चूंकि ये इसके साथ है पक्का ही है, तो ग्रोइंग के बाद हम एंड तो लगा नहीं पाएंगे, ग्रोइंग एंड द इम्पोर्टेंस नहीं। ग्रोइंग के बाद पहले एक मुद्दा उठाओगे, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाओगे, फिर एंड के बाद बताओगे कि न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाएगी, ठीक। उस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, उसकी सीरियसनेस पर चर्चा की गई, फिर बताया गया कि न्यूक्लियर पावर इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो क्या करेगा, जो इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होता है, उसको कम कर देगा, ठीक है। तो सीधे सीधे लगा हुआ पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 4 वाला हो जाएगा। सब क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। कह रहे हैं कि रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग ये एसोसिएट दिया हुआ है, आई वुड नेवर एसोसिएट विद सच अ पर्सन, तो एसोसिएट की स्पेलिंग, तो एसोसिएट में भैया जानते हो पहले ए होगा फिर डबल एस होगा, सीधी सी बात होगी, गधा है, ठीक है। शुरू में क्या है, गधा है, फिर ओ होगा CIATE होगा, एसोसिएट ये होता है। डबल एस वाला कौन सा है, ये पहला वाला है एसोसिएट। ACCO दिया हुआ है, ASS दे दिया है, गलत हो गया। ASO सिंगल हो गया, गलत हो गया, पहला वाला आंसर होगा। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह भरना है। क्या है, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड, ठीक है, समझ लेने के बाद, क्या समझ लिया, द इल इफेक्ट्स मतलब दुष्परिणाम। तो कोई व्यक्ति है जो किसी चीज के दुष्परिणामों को समझ गया है। आगे लिखा है ही सेड, उसने कहा कि ही वुड डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल, उसने कहा कि हम शराब पीना छोड़ देंगे। छोड़ देने की बात आई ना यहाँ, बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। तो शराब पीने के बैड इफेक्ट्स को जानने के बाद उसने ये कहा कि हम शराब पीना, एल्कोहल पी लेना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, जो भी कह रहा हो। तो टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन ये क्या होता है पता है, टर्मिनेट की जाती है किसी की सर्विस भैया, ठीक है। नौकरी वगैरह जब टर्मिनेट, सेवा समाप्त की जाती है, तो ये इसके लिए लगता है, दारू छोड़ने के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विस छोड़ने के लिए टर्मिनेट, छुड़ा दिया जाता है, छोड़ता नहीं कोई, छुड़ा दिया जाता है, बीच में ही रोक दिया जाता है, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लोज क्या करते हो, कोई काम कर रहे हो या दुकान उकान बंद करने को कोई क्लोज करना कहता है, कोई काम बंद कर दिया आपने, दुकान उकान बंद कर दिया, तो उसके लिए क्लोज लगता है। फिनिश का मतलब जानते हो क्या होता है, फिनिश मतलब जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर दो, पूरा कर दिया। तो ये दारू पीना पूरा तो ही कर देगा, तो फिनिश करना भी नहीं लगेगा यहाँ पे। ये यहाँ क्या लगेगा, क्विट करना। क्विट करना का मतलब क्या होता है, कोई बैड हैबिट है आपकी जिसको आप गिव अप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, तो ये क्विट करना हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपको, क्यों लगा। ये कोलोकेशन से है, एसएससी ने नया ना अभी 2022 में स्टार्ट किया कोलोकेशन पूछना, ये कोलोकेशन है। देखो सबका मतलब एक ही है, टर्मिनेट, क्लोज, फिनिश, क्विट, सबका एक ही मतलब है। अब
रेफरेंस में, कंटेक्स्ट में कौन ज़्यादा सूटेबल बैठ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों का डिफरेंस होगा। ठीक, समझ गए? तो क्विट लगाना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। एंटोनियम बताना है, किसका बताना है? पोलाइट का बताना है। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, मॉडेस्ट होता है, ग्रेसफुल होता है, हम्बल होता है। ठीक है, कितने बता दिए? एक बता दे रहे हैं, मॉडेस्ट। ठीक है, ग्रेसफुल, हम्बल, ये सब भी इसी में आता है पोलाइट में। इसका एंटोनियम बताना है। तो सोबर मतलब अच्छा हो गया। सोबर का मतलब क्या होगा? सोबर मतलब शालीन होता है। ठीक है, एकदम डिसेंट होता है। सोबर और डिसेंट एक ही चीज़ हो गई ना, तो ये डिसेंट हो गए, तो ये भी होंगे नहीं, क्योंकि पोलाइट अच्छा है, सोबर भी अच्छा है, तो ये होगा नहीं। डिसेंट भी अच्छा है, ये भी होगा नहीं। सिविल का मतलब भी होता है बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सभ्य हो गया, ये भी होगा नहीं, क्योंकि अच्छा का एंटोनियम अच्छा नहीं होगा, अच्छा का एंटोनियम खराब होगा। और यह है रूड, जो है वो खराब बिहेवियर वाला है। आंसर 3, बस अच्छा खराब कर लो, आंसर मिल गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर एंटोनियम बताना है। किसका? अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन क्या किया गया है? लेफ्ट को अंडरलाइन किया गया है। लेफ्ट में क्या होगा? बायां नहीं हो सकता है, बायां हो सकता है छोटा हुआ हो, इसीलिए सेंटेंस में दिया हुआ। सेंटेंस को पढ़ो, मतलब निकालो, फिर एंटोनियम बताओ उसका। नहीं तो लेफ्ट का राइट कर दोगे। ये लिखा हुआ है ना राइट, और धड़ से मारोगे आप लेफ्ट का राइट। अगर बिना पढ़े लगाए, बी केयरफुल, अगर बिना पढ़े आंसर लगाओगे तो लेफ्ट का राइट लगा दोगे। ठीक है, अब पढ़ लो तब आओ। ठीक, लिखा है अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट, कुछ चॉकलेट्स छोड़ दी गई थी। अब यहाँ ना चॉकलेट क्या है? चॉकलेट छोड़ी थी, बची थी। आगे लिखा है आफ्टर द हेलोवीन्स ट्रिक और ट्रीट फेयर। ठीक है, तो हेलोवीन्स के ट्रिक और ट्रीट फेयर के बाद कुछ चॉकलेट बची थी। यहाँ क्या है? बची थी, बायां नहीं होगा, बायां का ये दायां नहीं होगा, गड़बड़ी यहाँ हो गई। तो बची थी में स्टेड होगा, इसका अपोजिट। जो बच गई थी तो उसका मतलब वो कि खत्म कर दिया। बच गई थी मतलब क्या? वो खा लिया गया, इसका अपोजिट होगा। तो स्टेड और प्रेजेंट तो होगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, मतलब खा पी के सफा चट कर दिया, तो फिनिश्ड। देखो शिखर, कितना तगड़ा एंटोनियम था, कितना तगड़ा क्वेश्चन था। लेफ्ट का एंटोनियम राइट होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से चलोगे तो लेफ्ट का क्या होगा? यहाँ फिनिश्ड होगा, राइट नहीं होगा। बी केयरफुल ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आंखें खुली रखो। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? आई स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो बिना तैयारी के जब कोई बोलता है, एक बार इसके पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, तब ऑप्शन में था, मैंने बता दिया था, एक्सटेम्पर ऑप्शन में तब भी था। तो बिना तैयारी के अब जब भाषण देते हैं, बिना तैयारी के, जैसे मान लो कहीं आप बैठे हुए हैं, ठीक है, गए हैं आप तो समोसा चाय के लिए, और अचानक माइक से कोई बुला लिया कि अब आपके सामने मिस्टर फला अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल अचानक से धक से रह जाता है, सोचा भी नहीं था कि मतलब बुला लेंगे वहाँ बोलने के लिए, कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है। बंदा रास्ते भर में प्लान बना लेता है, उसके बाद बोल लेता है। तो जो बिना तैयारी के बोल लेता है उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक वर्ड है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब जानते क्या होता है? विवेचना करना, किसी चीज़ की विवेचना करना। रेटरिक क्या होता है? अलंकार से रिलेटेड होता है। हम लोग उसमें पढ़ाते हैं, पीजीटी टीजीटी वालों में उन लोगों को पढ़ाते हैं रेटरिक क्या होता है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ाए जाते हैं, अलंकारों का यूज होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वच्छंद। क्या होता है? स्वच्छंद। ठीक है, ये हो गया। तो आंसर आपका एक्सटेम्पर मिल तो गया है, फिर अब ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की क्या ज़रूरत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? खाली जगह भरो। किसका है? द पेशेंट वाज डैश फ्रॉम हॉस्पिटल। पेशेंट को हॉस्पिटल से क्या कर दिया गया? अब फ्रॉम लगा है ना, फ्रॉम लगा मतलब एडमिट नहीं किया गया, उसको छोड़ा गया है। अगर टू लिखा होता तो भर्ती कर लिया, फ्रॉम लिखा है मतलब हॉस्पिटल से छोड़ दिया। पेशेंट को हॉस्पिटल से छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं बताओ? जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल से छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अब ये तो पता ही ना, डिस्चार्ज करना। आप लोगों में से सब लोग, भगवान ना करे जाना पड़े, पर कभी ना कभी दोस्त या किसी ना किसी रिश्तेदार कहीं ना कहीं के भी गए होंगे, तो वहाँ लोग बोलते हैं कल डिस्चार्ज कर देंगे, परसों डॉक्टर कह रहे थे कि एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज करेंगे, तो डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को, ये तो सुना ही होगा। अच्छा, लेट आउट क्या होता है? लेट आउट का मतलब होता है ना, जैसे हम मुंह से कोई आवाज़ वगैरह निकालते हैं, जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं वो लेट आउट हो जाता है। लिबरेट क्या होता है? लिबरेट का मतलब आज़ाद करना होगा। छोड़ देना ये भी होता है, लेकिन कौन सा वाला छोड़ देना? जब कोई कैद में है, कहाँ से होगा?
ये होता है कैद से, जेल से या गुलामी से। जैसे कह सकते हो कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो 1947 में अंग्रेज़ों ने हमको क्या किया, लिबरेट किया, मतलब आज़ाद किया, तो लिबरेट करना। रिलीज का मतलब क्या होता है, काम से। कहीं पे कोई कार्य चल रहा है, आके थोड़ी देर के लिए आपको कोई रिलीज़ करा जाता है, आपकी जगह पे काम करेगा, आपको रिलीज करा देगा, तो ये रिलीज़ हो जाता है, समझ गए। तो हॉस्पिटल से छूटने के लिए क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। फिर कोलोकेशन, मतलब कोलोकेशन खूब पूछ रहे हैं, एक से मिलते जुलते वर्ड बहुत पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में साइनोनिम है, किसका साइनोनिम है, रिमोर्स है। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, अफसोस करना। क्या होगा, अफसोस करना या पश्चाताप करना। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चाताप करना। तो रिमोर्स के लिए एक वर्ड और आ जाता है, रिपेंट हो जाता है, ठीक है। एक वर्ड होता है एम्बैरस हो जाता है, ठीक है, एम्बैरस करना हो जाएगा। एक वर्ड इसी में आता है, रिग्रेट करना हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे वर्ड हैं इसके अफसोस करने के। तो साइनोनियम बताना स्लो तो होगा नहीं, रिपेंटेंस मैंने लिखा था ना, या रिपेंट का रिपेंटेंस नाउन बना दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। लिबरेट भैया अभी थोड़ी देर पहले ये बताए, लिबरेट क्या होता है, एफिनिटी, कल वाले में था, कल हमने जो डिस्कशन कराया था उसमें था एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, समानता, सिमिलैरिटी, ठीक है ना, ये वर्ड आ चुका है जो कल वाला था, मतलब सेट नंबर 7 में था, ठीक है, एफिनिटी। आगे आ जाओ, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताया, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को बताना है, और क्या, पढ़ लो नहीं तो धोखा हो जाएगी अभी पिछले वाले की तरह। देखा, द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ड्रॉप्ड, ठीक, फर्दर ऑन सैटरडे with a total of 67,624 tests, of which 20% were क्या थे, 20% वर द लेस प्रिसाइज रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये कम प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज का मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा, बहुत ही गुड, ठीक है। लेस प्रिसाइज कहा इन्होंने, कम अच्छे थे, लेकिन यहाँ प्रिसाइज की ओर अंडरलाइन किया है। प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, गुड या रियल, बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताया वो, मतलब जैसे होता है बहुत विधिवत किया गया है, ठीक है ना, क्या हो गया, ये बहुत ही विधिवत किया गया है काम, ठीक है, ये हो जाता है। इसका एंटोनिम बताओ। एडिकेट का मतलब उचित हो जाएगा, तो साइनोनियम हो गया। कॉम्प्लिकेटेड बहुत कठिन है, मतलब ही नहीं है। इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम टाल ही नहीं सकते, जिसका होना तय है, मतलब क्या हुआ, श्योर टू हैपन, अनअवॉइडेबल, ठीक है, तो इनएविटेबल हो गया। रफ का मतलब क्या हुआ, रफ मतलब ऐसे ही फर्जी टाइप में, मतलब जैसे जल्दी में कर लिया, रफली कर लिया। तो अब हमको मिला इसका एंटोनियम, मिला क्या, रफ टेस्ट था वो, मतलब प्रिसाइज टेस्ट नहीं था, रफ मतलब क्या, वैसे ही जल्दबाजी में कर लिया गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया, ठीक है। आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा, अगर आप लेस के साथ प्रिसाइज को ले लोगे, ठीक है, लेस प्रिसाइज ले लोगे तब आपको एडिकेट आंसर लगने लगेगा, जबकि लेस को अंडरलाइन नहीं किया गया है बाबू मेरे, समझो तो बात को। लेस को अंडरलाइन नहीं किया, केवल प्रिसाइज को अंडरलाइन किया गया है। प्रिसाइज मतलब होता है ना अच्छा सा, तो अच्छा सा का अपोजिट क्या हो गया, खराब सा, ठीक है। लेस को मत लेना, सेंटेंस में लेस यूज हुआ है, अंडरलाइन नहीं किया गया है। समझ में आ गई ना बात, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका आया 12, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मतलब ये देखना है कि ये जो वर्ड लिखा है पॉपुलेटेड, उसकी जगह पर इसमें नीचे तो दिया है, इसमें से कौन सा वर्ड लग सकता है। देखो, वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल, इंडिया की बात हो रही है। तो हम 120 मिलियन लोगों के द्वारा पॉपुलेटेड एक कंट्री में रहते हैं। तो क्या पॉपुलेटेड गलत है, क्या पॉपुलेटेड की जगह दूसरा कोई वर्ड आ सकता है। तो देखो, पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है, पॉपुलेटेड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल लिव। पॉपुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेटेड डज नॉट मीन डेंस पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड डज नॉट मीन देयर क्राउड ऑफ पॉपुलेशन, ये नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि वो एरिया इनहेबिटेड है, बस कोई ऐसी जगह है जो इनहेबिटेड है, पीपल लिव देयर, नो मैटर इन लेस नंबर और हाई नंबर, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो केवल ऐसा हुआ, मतलब एन इनहेबिटेड प्लेस होता है।
और जबकि 120 मिलियन पीपल की बात करोगे तो वो पॉपुलेटेड नहीं होकर के क्या हो जाएगा, पॉपुलस हो जाएगा। पॉपुलस का मतलब क्या हुआ, विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा हैं लोग तो पॉपुलस हो गया ना ये। तो यहाँ पे पॉपुलेटेड की जगह पर क्या लगाना चाहिए हमको, पॉपुलस लगाना चाहिए। पॉपुलेटेड और पॉपुलस में क्या डिफरेंस है, एक बार और सोच लो। तो पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, अ प्लेस इनहेबिटेड बाई पीपल, अ प्लेस वेयर पीपल लिव। ज़्यादा संख्या में कम संख्या में इससे मतलब नहीं, कोई भी प्लेस जहाँ लोग रहते हैं पॉपुलेटेड होगा, ठीक है। चाहे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लोग रहते हों और चाहे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5,000 5 लाख लोग रहते हों, इससे मतलब नहीं है पॉपुलेटेड है वो। अच्छा, पॉपुलस का मतलब क्या हुआ, पॉपुलस का मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हद से ज़्यादा लोग रहते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो पॉपुलस हो जाता है। कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजेस्टेड मतलब बहुत घना बसा हुआ, पॉपुलेशन ज़्यादा हो चाहे ना हो, ठीक है, पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब उसी में क्या होता है ना, थोड़ी सी जगह में ढेर सारे लोग ठूसे पड़े रहते हैं, उसको कहते हैं कंजेस्टेड। और डेंस किसके लिए लगता है, पेड़ पौधों के लिए भी लग जाता है ना, तो डेंस पॉपुलेशन वही कंजेस्टेड जैसा ही हो जाता है डेंस पॉपुलेशन, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था आपको, पॉपुलस लगना चाहिए था, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अरेंजमेंट है। देखो PQRS दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं इसको एक तरफ से, तभी तो अरेंज हो पाएगा। स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन पी में क्या दिया है, मेनी डेडवुड बीटल। डेडवुड बीटल मतलब होता है, डेडवुड बीटल क्या होता है, बीटल होता है घुन कहते हैं बीटल को, और डेडवुड का मतलब क्या हुआ, जो लकड़ी सूख जाती है, डेड जो लकड़ी होती है उसमें जो घुन लगता है, जो बीटल लगता है, अरे दीमक कह सकते हो ना, दीमक। तो बहुत सारी दीमक की स्पेसीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड। वुडलैंड मतलब जंगल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको रिसाइकिल किया करते हैं। एक थ्योरी दे दी कि बहुत सारे जो दीमक होते हैं वो वुडलैंड मतलब जंगल एरिया की मिट्टी की जो न्यूट्रिशन होता है उसको रिसाइकिल किया करते हैं। तो ये थ्योरी होगी। अब थ्योरी के बाद अब बताना होगा कि कैसे करते हैं, बिना एक्सप्लेन किए आप काम नहीं चलेगा। एक बात बताई और इस बात के बाद बताएंगे कि कैसे ये काम कैसे होता है। तो अब देखो हमें ढूंढना है कि किसमें कैसे दिया हुआ है। अब लेकिन अभी क्यों पढ़ो, एक तरफ से पढ़ते आओ। सम डेडवुड बीटल्स, इसमें कुछ दीमक क्या करते हैं, सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स, ये क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं और पैरासिटाइड होते हैं। पैरासिटाइड मतलब पैरासिटिक होते हैं, प्रेडेटर से शिकारी होते हैं। टू अदर इंसेक्ट, किसके, दूसरी जो इंसेक्ट स्पीसीज होती हैं उनको खाते हैं ये लोग। आगे लिखा है एंड रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पेस्ट, जो पोटेंशियल पेस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं ये। तो ये जब मिट्टी के न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करने वाला सेंटेंस नहीं है, तो ये पी से रिलेटेड नहीं है, ये डेडवुड बीटल्स का एक दूसरा काम हो गया। तीसरे में आ जाओ, अदर्स। अदर्स का मतलब क्या हुआ, ये सम डेडवुड बीटल्स ये करते हैं, अदर डेडवुड बीटल्स क्या करते हैं, हैव रिसेंटली बीन फाउंड टू बी पोलिनेटर्स। तो कुछ ऐसे दीमक होते हैं जो पोलिनेटर का काम करते हैं। तो ये तीसरा काम हो गया इनका, 3 काम हो गए, एक प्रेडेटर हो गए, पैरासिटिक हो गए, एक ये पोलिनेटर का काम करते हैं और एक उसकी मिट्टी के न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करते हैं। तो बीटल्स का 3 काम हो गया है। अब आप एस वाला पढ़ के देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि वर्किंग अलॉन्ग साइड फंगी, ठीक है। तो ये फंजाई पे काम करते हैं, बैक्टीरिया पे काम करते हैं, मतलब इनके साथ साथ, और अदर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट मतलब वही जो एक उसकी होते हैं। दे किसके लिए लगा है, बीटल्स के लिए लगा हुआ है, दीमकों के लिए लगा हुआ है। ब्रेक डाउन डेडवुड, ये डेडवुड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो मतलब सूखी हुई लकड़ी होती है, गिरी हुई लकड़ी होती है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट बैक टू सॉइल, ये लिखा रिटर्न द न्यूट्रिएंट बैक टू सॉइल, और ये न्यूट्रिएंट को सॉइल में बैक कर देते हैं। तो ये कहाँ हुआ, यही है न्यूट्रिएंट, ये लिखा रिसाइकिल। तो कैसे में कौन सा दिया हुआ, कैसे वाला सेंटेंस है, एस वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम पी के साथ क्या लगाएंगे, पी के साथ एस लगाएंगे,
दोनों में न्यूट्रिएंट को सॉइल में बैक करने की बात हो गई है। ठीक है, तो पी के बाद एस और स्टार्टिंग में होना चाहिए पी के बाद एस, तो पी एस ये वाला दिया है पी एस। ठीक है, अब यहाँ पे किसी में पी के बाद एस नहीं दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग होना चाहिए ना, है तो पी के बाद एस इसमें भी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है। इसमें पी के बाद आर के बाद जैसे, इसमें क्यू के बाद जैसे, हो ही नहीं सकते। तो बच्चा लेकिन आर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो आप, आर से स्टार्ट करोगे तो देखो जो थर्ड वाला में दिया हुआ ना ये आर वाला, तो अब जब आर से स्टार्ट करोगे लिखा था अदर्स हैव रिसेंटली बीन, अदर्स हैव रिसेंटली, अदर पहले कैसे आ सकता है? ठीक, अदर पहले नहीं आ सकता ना, तो ये आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। फिर आपके पास यही एक ऑप्शन बच रहा है पी एस क्यू आर, वही आप लगाइए और वही सही होगा, उसके अलावा कोई सही नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? अंडरलाइन पोर्शन है, ये लिखा है रीच्ड फीवर पिच, रीच्ड फीवर पिच, इसका मतलब बताना। तो ये तो इडियम है, लिखा है बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच, जब फुटबॉल मैच का एंड हुआ, जब फुटबॉल मैच खत्म होती है तो फीलिंग्स हैड रीच्ड फीवर एंड फीवर पिच, तो जो लोगों की फीलिंग्स थी वो फीवर पिच पर पहुंच गई थी, मतलब क्या हुआ? अनकंट्रोलेबल। रीच फीवर पिच का मतलब क्या हो गया? ये फीलिंग्स क्या हो गई? गलत चल गई पेन, अब लिखो अन हो गया, अब हो गया कंट्रोल, तो अनकंट्रोलेबल हो गई थी ये। ठीक है, इसको कहोगे। अब कहोगे इन आर टू मेनी प्लेसेज, नो बी एक्सट्रीमली सीरियस एंड वरीइंग, नो स्टार्ट वेल, नो टू गेट सो स्ट्रॉन्ग वन कैन नॉट कंट्रोल, ये मिल गया, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। प्रिया ने कहा कि यस आई एम कन्फाउंडेड, तो प्रिया ने कहा आई एम कन्फाउंडेड, तो उसने एक्सेप्ट किया है, तो एडमिटेड एडमिटेड एडमिट एडमिटेड ये यहाँ लग गया, दैट सब में लगा हुआ है। ठीक है, ये दैट लगा हुआ सब में। यस तो हटा देना होगा क्योंकि एडमिटेड कर दिया ना, जब सेड को हम एडमिटेड कर देंगे तो यस को हटा दिया जाएगा। आई एम कन्फाउंडेड, आई कौन हो गया? प्रिया हो गई, सी और एम का क्या हो गया? वाज हो गया, और कन्फाउंडेड कन्फाउंडेड हो गया, तो सी वाज कन्फाउंडेड, पहले ये ढूंढो। ठीक है, तो अब चलो एक तरफ से हम सेंटेंस देखते हैं। यहाँ क्या होगा कि एडमिटेड दैट सी इज तो होगा नहीं। अब यहाँ एडमिटेड दैट शी वाज कन्फाउंडेड, बी वाले में हमें एकदम से ठीक मिल रहा है, प्रिया एडमिटेड दैट शी वाज कन्फाउंडेड। अब सी वाला देख लो, प्रिया एडमिट दैट, एडमिट कैसे हो जाएगा भाई? एडमिटेड, अभी अगर ये सेड है तो यहाँ पे एडमिट कैसे करोगे? एडमिटेड होगा ना, ये भी पास्ट में जाना चाहिए, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग थोड़े प्रेजेंट हो जाएगी। अब ये देख लो नीचे दिखा प्रिया एडमिटेड दैट शी वाज कन्फाउंड, अब यहाँ कन्फाउंड गड़बड़ के, यहाँ होना क्या चाहिए? कन्फाउंडेड होना चाहिए, यहाँ ये गड़बड़ कर दिया, मतलब बाकी तीन में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर होगा केवल 2 वाला। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये रहा आपके सामने। करना क्या है आपको? तो करना है कि इसकी जगह पर देखो कुछ लग सकता है, बदल सकता है क्या? अगर एट लगाना गलत है तो बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ के देखते हैं कि लिखा है कि राजेश वाज एंग्री डैश हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो राजेश वाज एंग्री डैश हिमसेल्फ, एंग्री के साथ कितने प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं? एंग्री, खुश या नाखुश होने के लिए हम लोग 2 प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक एट लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं? विद यूज करते हैं, एट या विद। तो एंग्री अगर किसी बात पे नाराज हैं तो एट लगाएंगे, अगर किसी पर्सन से नाराज होते हैं तो विद लगाते हैं। तो यहाँ हिमसेल्फ खुद से नाराज है ना, तो एट नहीं लगेगा, विद लगाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक इडियम दिया हुआ है, दिया क्या है? टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र की बू आना। आप कहीं भी हो वहाँ चूहे की बदबू आ रही है, इसका मतलब वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ कोई षड्यंत्र चल रहा है, कुछ सस्पेक्ट करेंगे आप, आपके मन में शंका होगी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। चलो आ जाओ, मीनिंग देखो। टू लर्न द स्मेल ऑफ अ रैट चूहे की बदबू आपको पता चलेगी? बिल्कुल नहीं है। टू हैव रीजन्स टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट, रैट की स्मेल अ रैट में रैट नहीं आएगा मीनिंग में। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ पर शंका करने का आपके पास वजह होगी, ये आ जाएगा। टू नो द स्मेल ऑफ अ रैट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला हो गया। आगे बढ़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आपके क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। आ जाओ। देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किंग लियर कन्फाइडेड टू हिज
डॉक्टर कार्डिलिया मोर देन एनीबडी एल्स, ठीक है। तो कन्फाइड के साथ टू नहीं यूज किया जाता, ठीक है, कन्फाइड के बाद टू नहीं लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसमें, फोर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। लिखा है कि सी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मॉरलिटी। तो लैक ऑफ मॉरलिटी का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कमी है, नैतिकता का अभाव है। इसके पहले आ नहीं लगाना चाहिए, लैक ऑफ मॉरलिटी होगी या द लैक ऑफ मॉरलिटी होगी, क्योंकि मॉरलिटी को गिना नहीं जा सकता, लैक अभाव को गिना नहीं जा सकता, आ नहीं लगना चाहिए। और फिर जो फॉर लिखा हुआ है, अक्यूज के साथ क्या लगता है, अक्यूज ऑफ यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्या लगता है, अक्यूज, जब किसी पर आप आरोप लगाते हैं तो अक्यूज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहाँ सोल्यूशन में, क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने में आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और दिक्कत क्या आ रही है पता है, दिक्कत इसमें ये आ रही है भैया कि जो एरर वाला पोर्शन है वो दो हिस्से में कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखो ये गलती किस में है, फार में है और ए में है। और यहाँ देखो अक्यूजेज हिम फार दे दिया और आ लगा दिया यहाँ पर। अब हम गलती किसको माने, गलत इस वाले को माने कि गलत इस वाले को माने। यहाँ आ भी नहीं लगा सकते, यहाँ फार भी लगाना गलत है। तो दो पार्ट में तो गलती हो नहीं सकती है। फिर आप क्या करेंगे, दो पार्ट में गलती नहीं हो सकती तो आप नो एरर लगाओगे, ठीक, क्योंकि हम दो को तो आंसर पाएंगे नहीं एक्चुअली। लेकिन जबकि होना क्या चाहिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ की बात छोड़ दो, आपको आगे के लिए सीखना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब अक्यूज होगा तो अक्यूज के साथ फार नहीं लगता, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है। और लैक ऑफ मॉरलिटी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले आ नहीं लगना चाहिए। करेक्ट ये होता, क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी हुई है। अब इसमें आयोग ने क्या किया होगा, आयोग जाने, ठीक है। मैं अपने मन से बता रहा हूँ आपको आंसर, हो सकता है नो एरर पे ये गए हों, ठीक है, जबकि यहाँ पे एरर थी, ठीक। आगे आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। इसको आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस पैसिव में, द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। तो ये बाय ज्योति लिखा हुआ तो ज्योति पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ज्योति यहाँ आ जाएगी। अब ये हैव बीन जो लिखा हुआ, हैव बीन फॉरगॉटन, तो ज्योति के लिए हैव तो लगेगा नहीं, ज्योति के लिए क्या लगेगा, हैज। और बीन कट जाएगा यहाँ से, फॉरगॉटन हो जाएगा, ज्योति हैज फॉरगॉटन हो जाएगा। और उसके बाद द कीज को हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। चलो ढूंढो ऑप्शन ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्योति हैज बीन, ज्योति हैज, एक्टिव में बीन नहीं लगता है। ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज, ये तो हमको पूरा सही दिख रहा है, ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज। अब यहाँ ज्योति हैज है, हैज का हैड नहीं होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता। और विल हैव कहाँ से हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये केवल 2 वाला आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्या, तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक में क्या करना होता है, देखो जैसे कि पहले वाले सेट्स में होता रहा है वैसे इसमें भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक एक पैसेज होगा, पैसेज में 4-5 खाली जगहें होंगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये एक पैसेज है, इस पैसेज में ये सब देखिए जगहें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये पहले वाले के लिए देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा इस जगह पे वो आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक बार पैसेज को यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना होगा, बिना पढ़े लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि इसमें कौन सा लगेगा। तो लिखा है कि लिटिल अ ईयर एगो, ठीक है, लिटिल अ ईयर एगो मतलब 1 साल से थोड़ा सा पहले, ऐसे कह रहे हैं। रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, वेंट आउट ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ, बेकार हो, मतलब बेकार का मतलब वो उनकी योग्यता नहीं खराब हुई, बेकार का मतलब बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, काम उनका छिन गया, ऐसा था। कब हुआ था ऐसा, व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वाज अ मालगुडी एजेंट, मतलब एक ग्रामोफोन कंपनी थी जिसमें वो मालगुडी के एजेंट हुआ करते थे। वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब वो कंपनी ही ख़त्म हो गई। तो ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी अ लिटिल मनी, इस एजेंसी में, ग्रामोफोन एजेंसी में उन्होंने कुछ पैसा लगाया था। ही हैड डैश एज सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ही हैड डैश का मतलब क्या हुआ, जो उनके पास पैसा
था। अब ये पैसा कहाँ से था, बाप दादा ने दिया था या इन्होंने कमाया था, जो भी ही हैड अर्नड या ही हैड इनहेरिटेड, जो भी हो सकता है, उन्होंने कमाया था या बाप दादा से मिला था, जो भी रहा होगा, वो एक सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा इन्होंने इसमें जमा कर रखा था। फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी, 5 साल तक इस बिजनेस से उनको डैश पैसे आते रहे। कितने पैसे आते रहे, आगे लिखा हुआ जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कम्फर्ट, मतलब इतना आता रहा कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को आराम से रख सकते थे। तो कितना पैसा कमा रहे थे वो, यहाँ पे जस्ट एनफ दे ही दिया, तो यही एनफ यहाँ लगा दो 3 नंबर पे। शायद एनफ ही लगेगा या एनफ से मिलता जुलता कोई वर्ड लगेगा। आगे आ जाओ, एंड वन डे, और एक दिन होता ये है कि इट वाज डैश, एक दिन होता है कि इट वाज डैश, ये डैश हो गया। क्या हुआ, आ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, बैंकिंग की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में एक सीरीज ऑफ डैश, मतलब कुछ यहाँ पर निगेटिव चीज़ें आएंगी, उनकी एक सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक आती रही, वही सारी चीज़ें थी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार थी। क्या हुआ था, चलो देखते हैं। ठीक है, अब भरते हैं एक तरफ से हम लोग। तो पहले फिलर के लिए क्या लगाओगे, लिटिल डैश ईयर एगो, डैश ईयर एगो में क्या लगाओगे, लिटिल को यहाँ पे हटा ही दो, तुम अपना लगाओ डैश ईयर एगो। तो बियॉन्ड अ ईयर एगो या व्हाइल अ ईयर एगो या अबाउट अ ईयर एगो या ओवर एन ईयर एगो, तो ओवर एन ईयर बोला जाता है ना, ओवर अ ईयर मतलब 1 साल करीब हुआ, तो ओवर अ ईयर एगो, ओवर यूज किया जाता है सेंस में। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले के लिए। ठीक, दूसरे वाले फिलर में आपको यहाँ लगाना है। इन्होंने कहा था कि इस कंपनी में उन्होंने कुछ पैसे लगा रखे थे। ठीक है, इस एजेंसी में कितने पैसे, द लिटिल मनी ही हैड डैश, वो थोड़े से पैसे जो उन्होंने कमाए थे या उनको बाप दादा से मिली थी, वो सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने लगा रखा था। अब इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, जो उनको बाप दादा से मिली थी वो सब पत्ते लगा रखी थी। एक था द मनी ही हैड कन्वर्टेड, अब मनी थोड़े ना कन्वर्ट की जाती है, मनी ही हैड गैम्बल्ड, वो पैसा उन्होंने उसमें सिक्योरिटी के रूप में लगा रहा था जो उन्होंने जुआ खेला था, तो जुआ खोल के थोड़े लगाए, जुआ खेलने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। आगे लिखा है एक्सचेंज, जो उन्होंने एक्सचेंज किया था, तो ये सब नहीं होगा, जो बाप दादा से उनको विरासत में मिला था, इनहेरिट किया था, वही पैसा उन्होंने उस कंपनी में लगा रखा था, उस एजेंसी में। तो दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, फर्स्ट वाला इनहेरिटेड हो गया। अब आगे आ जाओ, अगले वाले फिलर के लिए क्या लगाना है हमको, ये रहा फिलर नंबर 3। तो कौन है फिलर नंबर 3, ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि फॉर 5 ईयर्स दिस बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी जस्ट इनफ टू कीप हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। तो यहाँ लिखा कि वो इनफ होता था पैसा जो कमाते थे, तो यहाँ भी क्या लगाओगे, इनफ लगाओगे। देखो ये दिया हुआ है ना, इनफ दिया हुआ है। ठीक है, आ फ्यू मनी, अच्छा ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आ फ्यू और फ्यू तो लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। मच मनी लिखा हुआ है, अगर मच मनी लिखा होता तो यहाँ पे जस्ट इनफ लगा ही नहीं होता। और इन्होंने ये भी कहा कि केवल अपनी पत्नी और बच्चों को थोड़ा मतलब आराम से रख ले रहे थे, ज़्यादा होता तो लग्जरीज में रखते, तो यहाँ पे क्या लगेगा, केवल इनफ ही सूटेबल है और कोई नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, अगला नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन है, ये फिलर है 4th वाला, तो यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, इट वॉज डैश, तो जो कुछ हुआ वो कंपनी बंद हो गई, उस वजह से क्या हुआ, ये कंपनी का बंद होना क्या है, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड मुसीबत होती है। स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन, ये लगेगा नहीं। वाइल्ड गो चेज का मतलब क्या होता है, वाइल्ड गो चेज मतलब यूजलेस एफर्ट, आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा काम परसू कर रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, यहाँ झगड़े की जड़ का क्या मतलब होगा, यहाँ तो यही मतलब हुआ ना कि जब उनकी कंपनी बंद हो जाती है तो ये उनके लिए क्या होता है, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से टपकी मुसीबत, अनएक्सपेक्टेड मुसीबत हो जाती है, तो ये पहला वाला लग गया। ठीक है, देखा ना, फिर से कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, जब हम पढ़ाने बैठेंगे तब कुछ न कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 27 ये है क्वेश्चन नंबर 25 और फिलर नंबर 5 है। यहाँ क्या लगाना होगा, अ सीरीज ऑफ डैश, तो अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यह लिखा इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बैंकिंग, ये इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्वेश्चंस की एक सीरीज थी, नहीं भाई, सर्कमस्टेंसेज की ये सीरीज थी, हाँ ये हो सकता है। परिस्थितियों की होगी, मतलब एक श्रृंखला चल रही थी, ऐसी सिचुएशंस बन रही थी
बैंकिंग और ट्रेड कॉमर्स और इन सब सेक्टर्स में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, मतलब मंदी आ गई होगी। तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगा, क्वेश्चंस होगा, या इंस्ट्रक्शंस होगा, या फिर सर्कमस्टेंसेज होगा, ये सब परिस्थितियों के नाते हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। किसके क्वेश्चन कर लिए? 8वां सेट का। तो 8वें सेट का 25 क्वेश्चन का मतलब 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। किसके? CGL के। ठीक, CGL कौन सा? 2022 का 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पता है? 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने। 40 सेट हैं, 25-25 क्वेश्चन लगाओगे, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके CGL के पेपर के पहले। 1000 में से 200 हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो बढ़ते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, एक दिन हम 1000 का रिकॉर्ड भी पूरा कर लेंगे, फिर आप लोगों से कहेंगे चलो भाई आप ट्रीट दो, 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। और अगर कोई स्पेशल चीज़ चाहते हैं कुछ खास, तो हमको बताइए, हम उस सीज़न को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस सीज़न को हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके साथ दूसरा सीज़न भी साथ में किसी और चीज़ के लिए शुरू कराना चाहो तो शुरू करा सकते हो। ठीक है, आप हमको बता देना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या आपको ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।